श्रीलंका के टेररिस्ट ग्रुप को इंडियन मीडिया में तमिल ईलम या फिर शॉर्ट में कहें तो लिट्टे के नाम से बुलाया जाता है। ये श्रीलंका और दुनिया का एक फेमस टेररिस्ट ग्रुप रहा है जो श्रीलंका के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफी एक्टिव रहा है। इसकी मेन डिमांड थी तमिल फ्रेटर्निटी के लोगों को लेकर अपना एक अलग देश बनाना। इसी डिमांड को लेकर लंबे समय तक ये ग्रुप श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट टक्कर लेता रहा। लिट्टे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो था, पर यह गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए भी जाना जाता था। ये कम उम्र के टेररिस्टों को अपने ग्रुप में एंट्री देते थे। वेलुपिल्लई प्रभाकरण इसका फाउंडर था, जिसे लोग आमतौर पर प्रभाकरण के नाम से ही ज्यादा जानते थे। प्रभाकरण पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को 1991 और श्रीलंकन प्रेसिडेंट प्रेमदासा रामसिंह को 1993 में मारने का आरोप है। साल 1975 में प्रभाकरण ने लिट्टे बनाया था। 18 मई 2009 को जब श्रीलंकन आर्मी ने अनाउंसमेंट किया कि प्रभाकरण को मार दिया गया है, इसी के साथ ही मान लिया गया कि लिट्टे का खात्मा हो गया। हालांकि लिट्टे श्रीलंका से खत्म हो गया है, ऐसा श्रीलंकन गवर्नमेंट का दावा है, लेकिन दुनिया भर में इसे आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी हैं, जो टाइम टाइम पर लिट्टे को दोबारा जिंदा करने के लिए मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहते हैं। बहुत कम एज में लिट्टे जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने वाले प्रभाकरण को एक तरह की सनकी पर्सनैलिटी वाला माना जाता था। लिट्टे के हर मेंबर को साइनाइड कैप्सूल वाला एक धागा दिया जाता था, जिसे वो अपने गले में लटका कर रखता था। ऐसे लोगों को क्लियर कट ऑर्डर थे कि श्रीलंकन आर्मी या कोई आउटसाइडर अगर उसे पकड़ ले तो वो साइनाइड कैप्सूल खाकर अपनी जान दे दे, ताकि लिट्टे के सीक्रेट बाहर न जा सकें। प्रभाकरण के शौक भी अजीबोगरीब थे। आतंकवादी होने के बाद भी वो उबले केकड़ों और चॉकलेट खाने का शौकीन था। उसने लिट्टे मेंबर्स पर अजीब तरह के बैन लगाए थे। उन्हें सिगरेट और शराब पीने से मना किया गया था। असल में ये बात आज की नहीं है। जब श्रीलंका पर अंग्रेजों का राज था, तब यहां के चाय बागान में काम करने के लिए तमिलनाडु से लोगों को लाया गया था। श्रीलंका के डेवलपमेंट में जितना कंट्रीब्यूशन तमिलों ने दिया, उसके कंपैरिजन में सिंहली उन्हें कभी भी अपना मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। यही कारण है कि एक के बाद एक तमिलों की सारी जनरेशन गरीब ही रही। साल 1962 में श्रीलंका और इंडिया के बीच एक पैक्ट हुआ, जिसके अकॉर्डिंग करीब 6 लाख तमिलों को अगले 15 साल में इंडिया वापस भेजा जाना था और 3.25 लाख तमिलों को श्रीलंका की सिटीजनशिप दी जानी थी। लेकिन ये तमिल वापस लौटे ही नहीं। ये बिना किसी सिटीजनशिप और राइट के वहीं रहते रहे। साल 2003 तक इन्हें वहां की सिटीजनशिप नहीं दी गई थी। 11 अक्टूबर 1987 को आईपीकेएफ ने लिट्टे के कब्जे वाले जाफना को आजाद कराने के लिए अपना ऑपरेशन पवन शुरू किया। ये कोई अचानक शुरू हुआ ऑपरेशन नहीं था। इसके बैकग्राउंड में इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और श्रीलंकन प्रेसिडेंट जयवर्धने के बीच हुआ एक समझौता था। ये 29 जुलाई 1987 को हुआ था। इसके अकॉर्डिंग श्रीलंकन गवर्नमेंट तमिल इलाकों से श्रीलंकन आर्मी को वापस बुलाने के लिए अग्री हो गई थी। श्रीलंका में शांति तो उसी समय बहाल हो गई होती, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ा इशू फंस रहा था सिंहलियों और तमिलों के बीच स्ट्रगल, क्योंकि वहां की टोटल पॉपुलेशन का 18% तमिल थे और बाकी आबादी सिंहलियों की थी। तमिलों के लिए लगातार यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर टॉप लेवल जॉब्स तक में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था और उनकी यहां एंट्री ऑलमोस्ट बैन ही कर दी गई थी। ये 21 मई 1991 का दिन था, जब देश ने राजीव गांधी को खो दिया। तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक पॉलिटिकल रैली करते हुए उन्हें एक तमिल महिला सुइसाइड बॉम्बर ने उड़ा दिया। अटैक इतना डेंजरस था कि राजीव गांधी की बॉडी की बहुत बुरी हालत थी, इतनी बुरी कि उनकी पहचान उनके कपड़ों और जूतों से की गई थी। इस खौफनाक साजिश का सेंटर पॉइंट श्रीलंका का जाफना था, जहां से लिट्टे का चीफ प्रभाकरण अपनी सारी एक्टिविटीज ऑपरेट करता था। जाफना के घने जंगल के बीच उसने अपना अड्डा बना रखा था। यहां उसके साथ उसके 4 असिस्टेंट भी थे, बेबी सुब्रमण्यम, मुरुगन, मुथुराजा और शिवरासन। आखिरकार प्रभाकरण ने इस प्लानिंग को फाइनल कर दिया। राजीव गांधी के मर्डर को उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया। प्लान को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं 4 लोगों को दी गई। बेबी सुब्रमण्यम ये लिट्टे का आइडियोलॉग था। आइडियोलॉग यानी किसी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला पढ़ा लिखा आदमी। अटैकर्स के लिए इसी ने रुकवाने का इंतजाम किया था। मुरुगन ये एक्सप्लोजन बनाने का एक्सपर्ट था, एक तरीके से कहिए तो टेररिस्ट गुरु। प्लान के लिए काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों और फाइनेंशियल सपोर्ट की जिम्मेदारी इसे ही दी गई थी। शिवरासन ये लिट्टे का जासूस था, एक्सप्लोजन एक्सपर्ट भी था। इसे प्रभाकरण का राइट हैंड माना जाता था। राजीव गांधी के मर्डर को फाइनली एग्जीक्यूट करने की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी पर डाली गई थी। बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा साल 1991 की शुरुआत में चेन्नई पहुंच गए थे। सुब्रमण्यम और मुथुराजा को चेन्नई में ऐसे लोग रेडी करने थे जिन्हें इस प्लान के बारे में कुछ भी पता ना हो, फिर भी वो इस ग्रुप की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएं। बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराजा चेन्नई में डायरेक्ट शुभा न्यूज फोटो एजेंसी पहुंचे। एजेंसी का मालिक शुभ सुब्रमण्यम लिट्टे सपोर्टर था। बेबी सुब्रमण्यम ने सबसे पहले न्यूज एजेंसी में काम करने वाले भाग्यनाथन को अपने जाल में फंसाया। अभी भी राजीव गांधी मर्डर केस में जेल में सड़ रही नलिनी इसी भाग्यनाथन की सगी बहन है। दोनों फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हुए थे और इसीलिए आसानी से बेबी सुब्रमण्यम ने दोनों को अपने जाल में फंसा लिया। राजीव गांधी के मर्डर के लिए स्टेप बाय स्टेप ये लोग चल रहे थे।
तभी श्रीलंका में बैठे मुरुगन ने पायस और जय कुमार को चेन्नई भेजा। ये लोग चेन्नई के सावित्री नगर एक्सटेंशन में आकर रुके। यहां जय कुमार का जीजा अरिवेयू पेरुलीबालन था, जो कि एक बम एक्सपर्ट भी था। जय कुमार का जीजा पेरुलीबालन कंप्यूटर एक्सपर्ट और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट का हिस्सा बन रहे सभी लोगों के दिमाग में राजीव गांधी के खिलाफ जमकर जहर भी घोल रहे थे। उन्हें पता था कि बिना भड़काए ये लोग राजीव गांधी के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन नहीं ले पाएंगे। मुरुगन के इशारे पर सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। धीरे धीरे करके नलिनी भी राजीव गांधी के खिलाफ पूरी तरह से रेडी हो गई थी। नलिनी जहां जॉब करती थी, वहां से पब्लिश होने वाली एक किताब सैटेनिक वर्सेस ने उसका ब्रेन वॉश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मार्च के महीने में शिवरासन को मैसेज भेजा गया। वो समुद्र से होकर चेन्नई पहुंचा और पायस के घर पर आकर रुका कि यह घर राजीव गांधी की मर्डर प्लानिंग का हेडक्वार्टर बन चुका था। शिवरासन के यहां पहुंचते ही जाफना के जंगलों में की जा रही प्लानिंग का काम पूरा हो चुका था। अब बस सुइसाइड बॉम्बर की तलाश की जानी थी। चेन्नई में नलिनी, मुरुगन और भाग्यनाथन के साथ शिवरासन सिंह ने सुइसाइड बॉम्बर ढूंढा, लेकिन वो मिल नहीं पाया। इसके बाद प्रभाकरण को बताया कि सुइसाइड बॉम्बर नहीं मिल रहा है। इसके बाद प्रभाकरण ने शिवरासन की चचेरी बहनों धनु और शुभा को उसके साथ भेज दिया और तीनों चेन्नई वापस आ गए। धनु और शुभा को लेकर शिवरासन अप्रैल की स्टार्टिंग में चेन्नई पहुंचा। धनु और शुभा को वो नलिनी के घर ले गया। यहां मुरुगन पहले से ही रह रहा था। शिवरासन ने बहुत ही स्मार्टली पायस, जयकुमारन और बम इंजीनियर पेरुबालन को सबसे अलग रखा और खुद परूर में रहने लगा। वो टाइम टाइम पर सबको इंस्ट्रक्शंस भी दिया करता था। शिवराज अपने टारगेट यानी राजीव गांधी के बारे में बताए बिना पेरुबालन से एक ऐसी बेल्ट बनाने के लिए कहा जिसे एक महिला की कमर में बांधा जा सके। उसमें आरडीएक्स से भरे 6 ग्रेनेड फिट किए जा सकते थे। हर ग्रेनेड में 2 mm के 2800 स्प्लिंटर थे, जिसे सिल्वर तार से जोड़ा गया था और इनमें 2 स्विच भी लगाए गए थे। एक स्विच बॉम्ब को रेडी करने के लिए था, दूसरा स्विच ब्लास्ट करने के लिए था। इसमें 9 mm की एक बैटरी भी लगाई गई थी। ग्रेनेड में लगाए गए स्प्लिंटर 5000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर निकलते थे। एक एक स्प्लिंटर गोली का काम करता था। चेन्नई में मरीना बीच के पास हुई रैली के कुछ वीडियो आज भी देखे जा सकते हैं। वीडियो में शिवरासन राजीव गांधी से 25-30 फुट की दूरी पर खड़ा हुआ है। शिवरासन, करुणानिधि और राजीव की जॉइंट रैली में राजीव की सिक्योरिटी की रेकी करने पहुंचा था। उसने देखा कि राजीव पब्लिक से बहुत खुलकर मिल रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी भी बहुत टाइट नहीं है। लेकिन प्लानिंग को पक्का करने के लिए वो सुइसाइड बॉम्बर को लेकर एक और रैली में पहुंचा जहां राजीव गांधी मौजूद थे। इस इंसिडेंट से ठीक 10 दिन पहले शिवरासन सुइसाइड बॉम्बर धनु को लेकर करुणानिधि और वीपी सिंह की एक रैली में पहुंचा। यहां धनु ने वीपी सिंह के पैर भी छुए, बस बम का बटन नहीं दबाया था। वीपी सिंह की सिक्योरिटी का लेवल राजीव गांधी जैसा तो नहीं था, लेकिन उनसे बहुत कम भी नहीं था। लेकिन जो भी हो, शिवरासन और सुइसाइड बॉम्बर धनु को सिक्योरिटी में लूप होल्स का एक आइडिया तो हो ही गया था। नलिनी के घर पर सिक्योरिटी एजेंसी से बचने के लिए धनु ने काला चश्मा पहना और बेल्ट लगाकर प्रैक्टिस की। कांड करने से एक रात पहले 20 मई को रात में सबने मिलकर एक मूवी देखी और मूवी देखने के बाद सो गए। 21 मई की सुबह 5 लोग शिवरासन, धनु, शुभा, नलिनी और हरिबाबू राजीव गांधी को मारने के लिए तैयार थे। और आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया। 21 मई 1991। स्टेज से बार बार अनाउंस किया जा रहा था कि कुछ ही देर में राजीव वहां पहुंचने वाले हैं। जैसे ही राजीव वहां पहुंचे, एकदम से हलचल बढ़ गई। तमाम लोग उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी एक लड़की जो हाथ में चंदन का हार लिए थी, उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। वो दूर से हाथ हिला रही थी, लेकिन स्टेज तक पहुंच नहीं पा रही थी। तभी अचानक भीड़ के बीच राजीव गांधी की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने उसे इशारा देकर आगे बुला लिया। और जैसे ही उनके पैर छूने के लिए वो आगे बढ़ी, वैसे ही एक जोरदार धमाका हुआ और सब खत्म हो गया। आलम यह था कि मौके पर मौजूद सभी लोग बहुत बुरी तरह से मारे गए। राजीव गांधी को तो पहचानना ही मुश्किल हो गया था। वो तो पैरों में पहने लॉटो के जूते और हाथ में गुची की घड़ी से उनकी डेड बॉडी की पहचान की गई। पर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में इंडिया अपने सबसे विजनरी लीडर्स में से एक को खो चुका था। ब्लास्ट के तुरंत बाद शिवरासन चेन्नई भाग गया। सुधा और नलिनी भी उसे चेन्नई में ही आकर मिले। शिवरासन ने सुधा को आकर बताया कि हरिबाबू तो मारा गया, लेकिन उसका कैमरा वहीं पड़ा हुआ है। इसके बाद सुंदरम को मौके से उसका कैमरा उड़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उसने काफी ट्राई किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। उसके बाद सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने मौके से मिले उस कैमरे के थ्रू ही जो फोटोग्राफ्स मिले, उनके जरिए इस पूरे गेम प्लान को एक्सपोज किया। राजीव गांधी की हत्या के कल्प्रिट आज भी 30 साल से जेल की सजा काट रहे हैं। इनमें से कई की फांसी की सजा को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया है। नलिनी की बेटी तो लंदन में रहकर जॉब कर रही है। उसकी ये बेटी जेल में ही पैदा हुई थी। खुद नेहरू गांधी परिवार ने नलिनी को सार्वजनिक तौर पर माफ करने की घोषणा की थी। राजीव गांधी मर्डर के 3 दिन बाद ही इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई थी। पूरे मैटर में टोटल 26 लोग पकड़े गए। 1 महीने के अंदर ही नलिनी और मुरुगन अरेस्ट हो चुके थे। शुभा, शिवरासन और दूसरे कई अक्यूज्ड ने अरेस्ट होने से पहले ही सुइसाइड कर लिया। 41 लोगों में से 12 की पहले ही मौत हो चुकी थी।
26 लोग पकड़ लिए गए थे और बाकी फरार थे। इन सभी पर टाडा कानून लगाया गया था। 7 साल तक चली लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद टाडा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। यह फैसला 1000 पन्नों लंबा था। इसमें सभी 26 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस मामले को सीधे यहां सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। क्योंकि टाडा कोर्ट का मामला था, इसलिए इसे हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले को ही पलट दिया और 26 में से 19 आरोपियों को सजा तो छोड़िए, रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्राइम उन्होंने किया उसकी सजा वो काट चुके हैं। इस मामले में बाकी 7 कन्विक्ट नलिनी श्रीहरन, मुरुगन, संतान, एजी पेरारिवलन, जय कुमार, रॉबर्ट पयास और पी रविचंद्रन बचे। इनमें से 3 की फांसी को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट में बदल दिया गया। बाकी बचे नलिनी, मुरुगन, संतान और एजी पेरारिवलन की फांसी की सजा को ज्यों का त्यों रखा गया। साल 2000 में नलिनी की फांसी की सजा भी माफ कर दी गई, क्योंकि उस समय उसकी बेटी बहुत छोटी थी और माना गया कि उसे और उसके पति दोनों को फांसी होने से बेटी अनाथ हो जाएगी। ये मामला लीगल रीजंस में फंसा रहा। केस देश के एक प्राइम मिनिस्टर के मर्डर से रिलेटेड था, फिर भी इसमें सालों साल वेस्ट हो गए। इसके बाद तीनों ने प्रेसिडेंट के सामने मर्सी पिटीशन लगाई, वो भी खारिज हो गई। इसके बाद तीनों की फांसी की तारीख फिक्स हो गई। 9 सितंबर 2011 को तीनों को फांसी दी जानी थी, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट आ गया। मद्रास हाई कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद केस फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फरवरी 2014 में तीनों की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रोक दी कि अब फांसी देना ठीक नहीं है, बिकॉज इनकी मर्सी पिटीशन ही 11 साल तक पेंडिंग रही है। और लास्ट में फिर एक बार तीनों की फांसी की सजा को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट में बदल दिया गया।